Hey guys, welcome to Prelims Work. We have started a new series of Indian Polity by M. Lakshmikant, जिसमें हमारा 7th लेक्चर है। अब तक हमने 2 चैप्टर्स कवर किए। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें हमने 9 जो साइलेंट फीचर्स है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको कवर किया था। द लास्ट वन वॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये हमारा 10th साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। इनको लाया गया था 1976 का जो हमारा एक्ट है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ऑफ 1976 वो ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी आया था। और इंटरनल इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 से 76 के बीच। तो उसी टाइम पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आया था और इसने कई सारे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किए थे, जैसे कि 3 वर्ड्स जो है सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत लाए गए थे। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। और ये जो रिकमेंडेशन था वो था स्वर्ण सिंह कमेटी का। तो बहुत सारी जो स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स होती है उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऑन हुज रिकमेंडेशन फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशंस के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 की वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। और पहले तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन बाद में 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने और एक फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की थी, ओके, जो कि था 2002 का एक्ट, ओके। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे पार्ट 4A में मिलती है। जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51A। इस आर्टिकल के अंतर्गत हमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मिलती है। फॉर एग्जांपल कि टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, देन टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट द ऑल पीपल एंड सो ऑन, ओके। तो और भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, टोटल है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इनको हम हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर है उसमें थोरली पढ़ेंगे, ओके। देन अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ओके, ये क्या है? एक रिमाइंडर है टू द सिटीजन्स, एक रिमाइंडर है टू द सिटीजन्स कि अगर आप अपनी फंडामेंटल राइट्स को अगर एंजॉय कर रहे हो तो आपकी आपकी कंट्री के प्रति, आपकी सोसाइटी के प्रति और आपके जो फेलो सिटीजन्स हैं उनके प्रति आपकी कुछ ड्यूटीज भी है, उन्हें आप ओ करते हो, ओके। जब आप फंडामेंटल राइट्स आपके एंजॉय कर रहे हो तो उसी टाइम पर आप अपने कंट्री, अपनी सोसाइटी और अपने फेलो सिटीजन्स के प्रति कुछ ड्यूटी भी ओ करते हो, मतलब आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी है, ओके। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल इन नेचर है, बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ठीक डीपीएसपी की तरह ही नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। अब नॉन जस्टिसेबल से क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य होता है कि अगर कोई इन फंडामेंटल ड्यूटीज का वायोलेशन करे, कोई अगर इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ना माने, कोई निभाता नहीं है, तो आप डायरेक्टली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते हो कि ये बंदा इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फिर इन फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं निभा रहा है। मतलब अगर जैसे अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रगान जो है उसके ऊपर बहुत बार जो बहस होती है वो छिड़ जाती है कि कोई राष्ट्रगान के समय खड़ा नहीं रह रहा है। वैसे तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, नेशनल फ्लैग के प्रति, नेशनल एंथम के प्रति, लेकिन जैसे कि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, इसलिए हम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि कोई इनका मतलब अपमान कर रहा है, ओके। वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, बट हम ये नॉन जस्टिसेबल होने के कारण हम कोर्ट में जाकर इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। देन द 11th जो साइलेंट फीचर है वो है हमारा कि हमारा जो स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट है। हमारा इंडिया जो कंट्री है वो एक सेक्युलर है। अब सेक्युलर से क्या तात्पर्य है? एक सेक्युलर स्टेट क्या होता है? सेक्युलर मतलब उसका खुद का एक नेशनल कोई धर्म नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, उनका सभी को पता है कि एक वो एक
इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है, उनका जो राष्ट्रीय धर्म है वो इस्लाम है। बट वही इंडिया के केस में हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, हम हमारे कंट्री में सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी अपहोल्ड किया है इस सेक्युलर शब्द को। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में आया था तो उसमें सेक्युलर ये शब्द नहीं था, ये शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ही लाया गया था। ओके, 1976 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने ये सेक्युलर वर्ड को ऐड किया था हमारे प्रीएम्बल में। सो ये जो सेक्युलर वर्ड है ये हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है। ओके, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी का पार्ट है हमारे सेक्युलर टर्म। देन जो प्रीएम्बल है वो क्या सिक्योर करता है कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को लिबर्टी है ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब ये जो फीचर्स है नीचे दिए गए, इससे हमारा स्टेट जो है वो सेक्युलर है ये सिद्ध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 जो है उसमें हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया है, मतलब सभी जो सिटीजन्स है वो इक्वल है लॉ के अकॉर्डिंग। देन जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब अगर कोई एससी कास्ट से, कोई एसटी कास्ट से, कोई हिंदू कास्ट से, तो स्टेट ये नहीं कह सकता है कि किसी को उनके कास्ट के बेसिस पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ओके, ये अंडर आर्टिकल 15 हमें एज अ फंडामेंटल राइट भी दिया गया है। देन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ओके, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कहीं पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की कोई आपने मतलब न्यूज़ निकाली है या फिर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसमें स्टेट ये नहीं कह सकता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, या फिर अगर कोई भी सिटीजन एक पर्टिकुलर सेक्शन से है तो उनके लिए स्टेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी होगी। देन ऑल पर्सन्स जो है आर इक्वली एंटाइटल्ड, ठीक है, टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आर्टिकल 25 जो है वो हमें ये छूट देता है कि हम किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते, प्रोपोगेट कर सकते, मतलब किसी भी धर्म का हम प्रसार भी कर सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 25 के अंतर्गत एज अ फंडामेंटल राइट मिलता है। आर्टिकल 26 जो है, अब देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल्स है मैं ये क्विकली गो थ्रू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम इन आर्टिकल्स को थोरोली ब्रीफली कवर करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ जो साइलेंट फीचर्स है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देखना है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग क्विकली थ्रू दिस आर्टिकल्स। ओके, जो आर्टिकल 26 है वो क्या करता है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। हम हमारे रिलीजियस अफेयर खुद मैनेज कर सकते हैं, ये जो राइट है ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमें आर्टिकल 26 के अंतर्गत मिलता है। देन आर्टिकल 27 क्या करता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के प्रमोशन के लिए या पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप किसी से टैक्स नहीं वसूल कर सकते। ओके, तो ये जो टर्म है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमारा 27 आर्टिकल से हमें आता है कि हमसे कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। देन आर्टिकल 28 जो है उसके अंतर्गत हमें क्या मिलता है, तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। कोई भी अगर स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्टेट रन कर रहा है तो उस केस में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या कि कोई भी प्रार्थनाएं हो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से लेकर वो प्रार्थना वहां पर बच्चों से नहीं गवाई जा सकती है। ओके, जब तक कि वो इंस्टीट्यूशन स्टेट द्वारा रन हो, स्टेट द्वारा फंडेड एंड रन हो। ओके, देन एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। हर एक सिटीजन को ये अधिकार है कि उनकी लैंग्वेजेस, उनके स्क्रिप्ट, उनके कल्चर को वो संजो के रख सकते हैं और ये हमें अधिकार मिलता है आर्टिकल 29 के अंतर्गत। देन आर्टिकल 30 जो है उसमें माइनॉरिटीज की राइट के प्रति बोला गया है। माइनॉरिटीज की राइट्स क्या है कि ऑल द माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। मेरा भी खुद का जो भी एजुकेशन हुआ है ना एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही हुआ है, तो
वहां पर भी जो इंस्टीट्यूशन था उन्हें भी जो चला रहे थे वो एक माइनॉरिटी ही थे। तो आर्टिकल 30 जो था वो उन्हें वो अधिकार देता है कि आप अपना एक इंस्टीट्यूशन रन कर सकते हो, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। और ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारे आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है। सेम उसी प्रकार से आर्टिकल 44 जो है ये डीपीएसपी का पार्ट है। ये हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो प्रदान करने की बात करता है, लेकिन ये ड्यूटी किसकी है? इट इज द स्टेट्स ड्यूटी। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्टेट की ये ड्यूटी है कि सभी जो सिटीजन्स है उनके एंडेवर के लिए, उनके मतलब उनके एंडेवर के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाए। सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट। तो ये सारे जो प्रावधान है वो हमें बताते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर है, क्योंकि सेक्युलर होने के कारण ही उसने हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट किया है, हर किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। ओके, अब देखिए वेस्टर्न जो कंसेप्ट है ना सेक्युलरिज्म का, वो क्या कहता है कि देयर शैल बी सेपरेशन बिटवीन, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। स्टेट और जो रिलीजन है उसके बीच में कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। मतलब वहां पर जो रिलीजन है वो ऑलमोस्ट एक चर्च है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर क्रिश्चियन जो समाज है वहां पर वेस्टर्न जो स्टेट्स है, वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां पर क्रिश्चियन डोमिनेटेड समाज है, तो उनका जो वेस्टर्न कंसेप्ट है ऑफ सेक्युलरिज्म वो कहता है कि चर्च और स्टेट इन दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। स्टेट मीन्स पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिक्स एंड चर्च के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। तो ये एक निगेटिव कंसेप्ट है ऑफ सेक्युलरिज्म। वहीं पर ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव मतलब क्या है कि गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रमोटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। हर एक समाज को, हर एक वर्ग को इक्वल रिस्पेक्ट देना और इक्वली उनको प्रोटेक्ट करना। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है ऑफ सेक्युलरिज्म ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है एंड इट इज फार डिफरेंट दैन द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ओके, देन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एबोलिश किया था ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम था उसमें क्या होता था कि रिजर्वेशन मिलता था ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पर स्टेट्स में सीट्स का रिजर्वेशन मिलता था। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एबोलिश किया था, इट्स ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। लेकिन हमारा स्टेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है टेम्पररी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये क्यों करता है? क्योंकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन हो वो एडिक्वेट हो। ओके, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होने के लिए हमारा स्टेट एससी और एसटी को टेम्पररी रिजर्वेशन देता है। देन द 12th जो हमारा साइलेंट फीचर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात जो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कही थी कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए और उसको जो चुनेंगे वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर चुना जाना चाहिए। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है या सेंटर में जो लोकसभा होती है उसके जो इलेक्शंस होते हैं वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होते हैं। हाँ, बट अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या? जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो वो वोट करेंगे, जिनकी उम्र 18 से नीचे हो वो वोट नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि 18 से ऊपर जो है वो अडल्ट होते हैं तो उनको राइट टू वोट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। ओके, जो वोटिंग एज था ना वो पहले 21 था और उसको रिड्यूस करके 18 किया गया था। कब? 1989 में बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। 1988 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 61st, उसके अंतर्गत 21 से घटाकर हमने 18 की उम्र कर दी थी। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 साल एज अडल्ट फ्रेंचाइज था, लेकिन बाद में हमने 18 ईयर्स को वोटिंग राइट्स दिए थे। ओके, तो ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर है। देन 13 जो साइलेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है
सिंगल सिटीजनशिप। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, यूएसए में दो सिटीजनशिप होती है, एक तो उनका स्टेट्स जो स्टेट्स होते हैं उनकी, और एक यूएसए की मतलब नेशन की। लेकिन वही हमारे इंडिया में हम सब इंडियन है, एक इंडियन सिटीजन है, सिंगल सिटीजनशिप हमारे पास होती है। अगर कोई एनआरआई भारत से बाहर जाकर किसी और कंट्री की अगर सिटीजनशिप लेता है तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो देता है। ओके, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप एक साथ दो स्टेट्स की या दो नेशंस की सिटीजनशिप नहीं रख सकते हो। Though the Indian Constitution is federal and envisages a dual polity, means center and states में, it provides for only one single citizenship, that is the Indian citizenship. और यूएसए में क्या होता है, each person is not only a citizen of USA but also the citizen of particular state to which he belongs. Okay, thus he owes allegiance to both and enjoys dual sets of rights, one confirmed by the national government and another by the state government. मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट भी राइट्स देती है और जो स्टेट गवर्नमेंट भी राइट्स देती है उनको एंजॉय करता है एक यूएसए का सिटीजन। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, इंडियन सिटीजनशिप एक सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, देन जो 14th जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा फीचर है, जो साइलेंट फीचर है, वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, ओके, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके ऊपर किसी का भी मतलब ये सेल्फ गवर्न बॉडी है। ओके, ऑटोनॉमस बॉडी जिसे हम कहते हैं। Indian Constitution not only provides for the legislative, executive and judicial organs of the government, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट में, but also establish certain independent bodies. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स ही नहीं दिए हमें, बट कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हमें दी है। They are envisaged by the constitution as the bulwarks of the democratic system of the government in India. तो ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है ये क्या करती है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन है, तो जो इलेक्शन जो है ये बायस्ड ना हो, इस वजह से इसके ऊपर किसी का भी कोई भी जोर नहीं होना चाहिए, किसी के अंडर इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं करना चाहिए, इसलिए इनको एज अ इंडिपेंडेंट बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन ने गठित किया है। अब इलेक्शन कमीशन क्या है, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट किया जाए, इनको फ्रीली और फेयरली गठित किया जाए, इसके लिए हमें एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। देन जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट होते हैं, ऑडिट अकाउंट होते हैं, इनको ऑडिट करने के लिए कैग एक बॉडी होती है जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही एक्ट्स as the guardian of public purse and comments on the legality and propriety of the government expenditure. जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसमें जो भी लीगलिटीज है उसको ये मतलब ऑडिट करता है कैग। ओके, देन यूपीएससी भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो क्या करता है, कंडक्ट करता है एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसकी हम सभी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, ये सभी जो एग्जाम्स है वो यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। एंड हायर सेंट्रल जो सर्विसेज है, ओके, आईआरएस वगैरह, इनकी भी एग्जाम्स यूपीएससी के अंतर्गत ही होती है, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स, और इसी के साथ ये एडवाइस भी कर सकती है प्रेसिडेंट को ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। देन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपीएससी कंडक्ट करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की एग्जाम्स, वैसे ही स्टेट में जो स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स होती है उन्हें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। एवरी स्टेट टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विसेज एंड टू एडवाइज द गवर्नर ऑन द डिसिप्लिनरी मैटर्स। जैसे यूपीएससी प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है डिसिप्लिनरी मैटर्स में, उसी तरह से स्टेट पीसीएस मतलब स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो गवर्नर को एडवाइस करता है डिसिप्लिनरी मैटर्स पर। ओके, देन द 15th जो हमारा प्रोविजन है, साइलेंट फीचर है, वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर इमरजेंसी प्रोविजंस
जो थे वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है वो हम इसमें देखेंगे। तो जो नेशनल इमरजेंसी है ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ओके, जिसे हम वीएर भी कहते हैं, WEAR मीन्स वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। ये जो था ये प्रोविजन था आर्टिकल 352 के अंतर्गत। और ये जो नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान है अभी हमने कहाँ से लिए, जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत हमने ये प्रावधान लिए हैं, ओके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स elaborate emergency provisions to enable the president to meet any extraordinary situation effectively. The rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity and integrity of and security of the country, the democratic political system and the constitution. अब देखिए ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है, तो जो हमारी इंडिया है उसका सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है उसको बनाकर रखने के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारा, हमारी डेमोक्रेसी बना के रखने के लिए हमारी कंट्री में इमरजेंसी प्रोविजंस लागू किए जाते हैं। और 1975 से लेकर 77 के बीच में भी इंटरनल इमरजेंसी लागू की गई थी, ओके। तो ये नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीन प्रकार है इमरजेंसी के। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आती है। देन स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं वो आती है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, और ये लगाई जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती है, स्टेट खुद से रन नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पर उस ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि आती है अंतर्गत आर्टिकल 356 के। या फिर अगर कोई स्टेट सेंटर के जो भी डायरेक्शन है उसे अगर कंप्लाई नहीं कर पा रहा है तो आर्टिकल 365 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। देन द थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये होती है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। ये किस ग्राउंड पर लगती है, तो थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हमारे जो कंट्री है उसको फाइनेंशियल थ्रेट है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और क्रेडिट ऑफ इंडिया ए थ्रेट में है, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 360। अब ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। जो स्टेट्स होते हैं वो पूरी की पूरी तरह सेंटर के कंट्रोल में आ जाते हैं और स्टेट अकेली पावरफुल बन जाती है। मतलब हमारा जो कंट्री है वो एज अ यूनिटरी काम करता है, एज अ सेंट्रलाइज जो टेंडेंसी हम बोलते हैं उस प्रकार से वर्क करती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मल अमेंडमेंट किए बगैर ही एक यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह, हमारा एक यूनिटरी सिस्टम की तरह हमारा जो इंडिया है वो वर्क करेगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ओके। This kind of transformation of the political system from federal during normal times to unitary during emergency is a unique feature of the Indian Constitution. देखिए भारत का जो संविधान है वो वर्ल्ड के संविधानों से ही लिया गया है, लेकिन इसका जो ये फीचर है कि नॉर्मल टाइम में ये एक फेडरल स्टेट की तरह एक्ट करता है, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो ये यूनिटरी बन जाता है। तो ये एक यूनिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देन द 16 जो साइलेंट फीचर है हमारा वो है 3 टायर गवर्नमेंट। अब 3 टायर गवर्नमेंट क्या होता है कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ ड्यूअल पॉलिटी एंड कंटेन प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पावर्स ऑफ स्टेट एंड द सेंटर एंड द स्टेट्स, ओके। लेकिन जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए, ओके, उसके अंतर्गत क्या हुआ कि पंचायती राज मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपालिटीज का गठन किया गया, ओके। उसी को कहा जाता है 3 टायर गवर्नमेंट या थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। देखिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो कि 1992 में आए थे हैव एडेड अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे गांव में होती है जिसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी
वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये थर्ड टायर जो है ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वो नहीं होता है। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 था, इसने क्या किया, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन टू द पंचायत। ओके, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट जो थी उसको रिकग्निशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दिया। किस एक्ट ने? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, बाय एडिंग अ पार्ट। कौन सा पार्ट? पार्ट 9, जिसके अंतर्गत एक न्यू शेड्यूल बना, शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया है, दो चीजें की। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया, दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा किसको? पंचायती राज को, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट को। और उसी के अंतर्गत एक नवा जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड किया गया, जिसमें एक न्यू शेड्यूल, शेड्यूल 11 को ऐड किया गया। देन जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था ऑफ 1992, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया किसको? म्यूनिसिपैलिटीज को। जैसे 73rd ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया, उसी प्रकार 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ने म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्रदान किया, जिसे हम कहते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। और इसी 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत एक न्यू पार्ट ऐड हुआ, जिसे हम कहते हैं पार्ट 9A। पार्ट 9 इज फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs, एंड पार्ट 9A इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। और इसी के अंतर्गत न्यू जो शेड्यूल है 12, ये ऐड हुआ था टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो 70th फीचर है, साइलेंट फीचर, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2011 का, उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उनको प्रोटेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इस 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने दिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत थी, तो हाँ, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। विद इन इंडिया तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पहले से ही थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। उसी प्रकार से जो रूरल गवर्नमेंट्स थी वो चली आ रही थी, लेकिन उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं था। वो 73rd एंड 74th ने दिया। 73rd ने PRIs को एंड 74th ने म्यूनिसिपैलिटीज को। उसी तरह 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2011 का, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। इन कंटेक्स्ट इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसने क्या चेंजेस किए हैं? इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 के अंतर्गत अब ये फंडामेंटल राइट दे दिया कि सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हैं। इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 43B। तो आर्टिकल 19 में तो यह अधिकार दिया कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हो, और आर्टिकल 43B में सरकार को यह प्रावधान किया कि आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनका प्रमोशन करना है। मतलब ये सरकार की एक ड्यूटी होगी, स्टेट्स की। ये सेकंड प्रावधान हो गया। और थर्ड क्या था कि इट एडेड अ न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एंटाइटल्ड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 243ZH से लेकर आर्टिकल 243ZT, ये पार्ट 9B के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एंटाइटल किया और ऐड किया था। ओके, तो ये 3 प्रावधान ऐड किए थे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। एक तो फंडामेंटल राइट दे दिया कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हो। दूसरा आर्टिकल 43B ऐड किया, जिसके अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ऑफ स्टेट्स, उसके अंतर्गत ऐड किया कि स्टेट को प्रमोशन करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। और 9B जो पार्ट है उसके अंतर्गत आर्टिकल 243ZH एंड 243ZT के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया। ओके, the new part 9B contains various provisions to ensure that the cooperative societies in the country function in democratic, professional, autonomous and economically sound manner। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो डेमोक्रेटिक, ऑटोनॉमसली, मतलब खुद बिना किसी के दबाव में आकर परफॉर्म करे, और इकोनॉमिकली साउंड मैनर में परफॉर्म करे। इसकी वजह से ये प्रावधान किए गए हैं। ओके, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्रिटिसिज्म जो होता है वो किस बेसिस पर होता है, ये हम इस नीचे दिए गए पॉइंट से उसमें देखेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हर एक थिंकर ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। जैसे
किसी ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमें पता है कि वर्ल्ड के पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस को खंगालने के बाद उनमें से जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी हमारे लिए बेस्ट सुटेड चीज़ें हैं, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी। तो इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जैसे अ बैग ऑफ बोरोइंग, या फिर बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन, और पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स। ओके, ऐसा कहा जाता है। लेकिन while answering the above criticism, इस क्रिटिसिज्म को जब अब आंसर किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने असेंबली में, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो उन्होंने कहा था one likes to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world। मतलब one likes to ask whether there can be anything new, कुछ भी चीज नहीं हो सकती है क्या, क्योंकि ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुके थे, तो कोई भी चीज नई नहीं हो सकती है। ओके, मोर देन 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted। 100 साल से ज्यादा हो गए थे कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखा गया था। तो मतलब ऑलरेडी सभी जो चीजें थी वो रिटर्न हो चुकी थी, तो दैट्स वाई हम ये नहीं कह सकते ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं वो हमने अलग अलग कंट्री से ली है, लेकिन वही कि वो हमारे लिए बेस्ट सुटेड है या नहीं है। देन किसी ने कहा कि ये कार्बन कॉपी है ऑफ एक्ट ऑफ 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसका हाफ से भी ज्यादा जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधे से ज्यादा इसी पर बेस्ड है। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि ये कार्बन कॉपी है ऑफ जीओआई एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, या फिर अमेंडेड वर्जन है किसका, इस 1935 एक्ट का। फॉर एग्जाम्पल जो एन श्रीनिवासन जी है, ओके, उन्होंने कहा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस a close copy of the act of 1935। ओके, एन श्रीनिवासन जी ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की एक क्लोज कॉपी है। ओके, लैंग्वेज में भी और सब्सटेंस में भी। सब्सटेंस मतलब मैटर भी वही है और लैंग्वेज भी सेम ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जैसी। और जो आइवर जेनिंग्स थे, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, from which in fact many of its provisions are copied almost textually। मतलब as it is कॉपी किया गया है from 1935 एक्ट। ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो पी आर देशमुख जी थे, एक मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, उन्होंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज इसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विथ ओनली अडल्ट फ्रेंचाइज एडेड। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसेंशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ही है, सिर्फ उसमें हमने एडल्ट फ्रेंचाइज ऐड किया है। मतलब जो इलेक्शंस होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होंगे। ये जो कमेंट है वो पी आर देशमुख जी ने दी है। अब देखिए, जब यूपीएससी की मेंस की एग्जाम होती है ना, तो उसमें अगर कहा जाए कि क्रिटिसिज्म ऑफ जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर ऐसे लिखिए, या उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें ये जो थिंकर्स है उनकी जो ये स्टेटमेंट्स है वो वहां पर महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। या फिर जो पीसीएस की एग्जाम्स होती है, स्टेट पीसीएस की, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ओनली एड अडल्ट फ्रेंचाइजी एडेड। तो ये जो स्टेटमेंट था वो किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट था पी आर देशमुख का। या फिर Constitution derives directly from the Government of India Act of 1935, from which, in fact, many of the provisions are copied almost textually। Textually अगर आपको दिखा जाए या फिर as it is कॉपी किया गया है, ये सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट उठाकर as it is क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो बी आर अम्बेडकर थे, तो इस क्रिटिसिज्म पर भी उन्होंने आंसर दिया था असेंबली में कि as to the accusation of that acquisition है कि the draft constitution has reproduced a good part of the provisions of the government of India Act of 1935। I make no apologies। क्योंकि जो अच्छा पार्ट था 1935 के आर्टिकल्स का या फिर एक्ट का, वही हमने एज इट इज रखा है उसमें, लेकिन उसके लिए मैं कुछ एपोलॉजी नहीं करूंगा, उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो प्रावधान थे वो अच्छे ही थे और वो बेस्ट सुटेड थे हमारे कंट्री के लिए। देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड इन बोरोइंग। और उसमें बोरो करने के लिए कोई भी मतलब लज्जास्पद ये चीज नहीं है।
It involves no plagiarism. Nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of the constitution. किसी का पेटेंट नहीं है फंडामेंटल जो आइडियाज है कॉन्स्टिट्यूशन की. What I am sorry about is that the provisions taken from the Government of India Act of 1935 relate mostly to the details of administration. लेकिन मुझे दुख इस बात का है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है ना, उसमें जो ज्यादा से ज्यादा चीजें वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, अदर नहीं है कोई. देन थर्ड जो हमारा क्रिटिसिज्म होता है वो होता है कि अन इंडियन और एंटी इंडियन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंटी इंडियन है. क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन और एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, द स्पिरिट ऑफ इंडिया. ओके, पॉलिटिकल जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा स्पिरिट ऑफ इंडिया है, उसको ये रिप्रेजेंट करता ही नहीं है. दे सेड दैट द फॉरेन नेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अनसुटेबल टू द इंडियन सिचुएशन और अनवर्केबल इन इंडिया. ये वर्क ही नहीं होगा इंडिया में और इंडिया की जो सिचुएशन हो उसको ये रिलेट ही नहीं करता है. जो के हनुमंताय है, एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्या कहा था कि वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार, बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड. हमें तो यहाँ पर सितार या फिर वीणा का म्यूजिक चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश बैंड का म्यूजिक है. ओके, दैट वाज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एजुकेटेड दैट वे. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो उनको उसी प्रकार से एजुकेट किया गया था. तो ये जो स्टेटमेंट है के हनुमंताय जी का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिए. ओके, जो लोकनाथ मिश्रा थे, एक अनदर मेंबर थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने क्या क्रिटिसिज्म किया था कि अ स्लैविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, मच मोर अ स्लैविश सरेंडर टू द वेस्ट. मतलब ये एक इमिटेशन है ऑफ वेस्ट, वेस्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी का, या फिर उन्हीं को हमारा सरेंडर है. देन एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन. अब कुछ थिंकर्स का कहना है कि ये अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब गांधी जी के जो थिंकिंग है वो इसमें है ही नहीं. According to the critics, the Indian Constitution is un-Gandhian because it does not contain the philosophy and ideals of Mahatma Gandhi, the father of Indian nation. जो इंडियन नेशन के फादर है उनकी फिलोसॉफी, उनकी आइडियोलॉजी इसमें रिफ्लेक्ट होती ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज अनगांधीयन. अब उनका ओपिनियन क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव बीन रेज्ड एंड बिल्ट अपॉन विलेज पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. कॉन्स्टिट्यूशन को विलेज के अकॉर्डिंग, पंचायत के अकॉर्डिंग और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अकॉर्डिंग उस पर बेस्ड होना चाहिए था रादर देन सेंटर एंड स्टेट. ओके, इसी कंटेक्स्ट में जो के हनुमंताय थे उन्होंने कहा था कि दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसाज. जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी उस प्रकार का ये संविधान है. ओके, ये जो स्टेटमेंट है वो के हनुमंताय जी का है और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. देन और एक क्रिटिसिज्म होता है कि इसका साइज जो है वो एलिफेंटाइज साइज है, मतलब बहुत ही बल्कि साइज है. जो एच.वी. कामत थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने कहा था कि द एम्बलम एंड द क्रिस्ट दैट वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर असेंबली इन एन इज एन एलिफेंट. मतलब जो क्रिस्ट है और जो एम्बलम हमने सिलेक्ट किया है वो एक हाथी का ही है. ओके, इट इज परहैप्स in consonance with that our constitution too is the bulkiest that the world has produced. मतलब वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ही है. और उन्हें और एक बात कही थी कि आई एम श्योर द हाउस डज नॉट एग्री दैट वी शुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एन एलिफेंटाइन वन. मतलब हमारा जो उस टाइम का जो भी हाउस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो भी एग्री नहीं होगा कि इतना एलिफेंटाइज साइज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो. देन पैराडाइज ऑफ द लॉयर. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उसमें से बहुत सारे जो लोग थे वो लॉ बैकग्राउंड से ही थे, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि पैराडाइज, स्वर्ग है लॉयर्स का. अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लीगलिस्टिक एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मतलब जो सामान्य आदमी है उसको तो समझ में ही नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि द लीगल लैंग्वेज एंड फ्रेजोलॉजी adopted in the constitution makes it complex document. ओके, द सेम जो सर आइवर जेनिंग्स थे उन्होंने कहा था कि ये एक लॉयर्स पैराडाइज है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सर आइवर जेनिंग्स का कि लॉयर्स पैराडाइज, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के को मद्देनजर रखते हुए सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था. तो स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिए कि लॉयर्स पैराडाइज
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने कहा था, तो किसने संबोधित किया था, सर आइवर जेनिंग्स ने। तो देखिए दोस्तों, जो साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे वो हमने देख लिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट अ ग्लांस ये जो दिया है, इसमें जो भी शेड्यूल्स दिए हैं या फिर जो पार्ट्स दिए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, इनको हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो वीडियो है वो 40 मिनट का हो चुका है। सो इस प्रकार हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। इन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई चाहता हो कि इस सेशन को कम्प्लीटली इंग्लिश में रखा जाना चाहिए या फिर बाइलिंगुअली अच्छा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए मेरे आने वाले वीडियोस का, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू, गुड बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।